सो ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो नए लेक्चर देखते हैं कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। तो हम कर रहे थे स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स, ठीक है, ब्रेक से पहले। और आज का प्लान ये है कि सबसे पहला काम ही ये करना है कि हम थोड़ा सा रिकनेक्ट करते हैं उस चीज़ से जो हम पहले कर रहे थे ब्रेक से पहले। और फिर हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन थी उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके और फिर देखेंगे कि हम उसको कैलकुलेशंस में कैसे, सिंपल कैलकुलेशंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर दो और इक्वेशंस हैं स्टेलर स्ट्रक्चर की, वो मैं डिराइव करवाने का इरादा है। और फिर उसके बाद जो है अगर टाइम हुआ तो थोड़ा सा इंट्यूटिव हम पिक्चर प्रेशर की देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। सो प्रीवियसली मैंने कहा हम स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स कर रहे थे, ठीक है। स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स में मैंने आपको कहा था कि हम 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ हम डील कर सकते हैं। सो एक आपका ऑब्जर्वेशंस वाला है, ये स्लाइड दिखा चुकी हूँ मैं, ठीक है, तो इसको क्विकली सिर्फ बता रही हूँ कि ऑब्जर्वेशंस वाला है, हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारा स्टार्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम स्टेलर एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं कि वक्त के साथ स्टार कैसे शुरू में कैसे फॉर्म होता है, एनर्जी एमिशन कैसी होती है, फ्यूल बर्निंग क्या है, उसके लाइफ टाइम में क्या होता है, उसके एंड ऑफ लाइफ में क्या होता है। और तीसरा ये है कि हम स्टेलर स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, तो उसमें स्टार्स के अंदर पार्ट्स कौन से होते हैं, डिफरेंट फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही होती हैं, इंटीरियर कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा है, और इक्वेशंस ऑफ स्ट्रक्चर और स्टेलर मॉडल की तरफ हम जाते हैं। सो मैंने आपको कहा था कि मेरी अप्रोच ये होगी कि स्टेलर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। बहुत से कोर्सेज बाय द वे ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशंस में अच्छा खासा टाइम लगता है ऑब्जर्वेशनल पैरामीटर्स समझने में। तो मेरा इरादा ये था कि हम स्टेलर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। और हम देखेंगे फिजिक्स ऑफ ए स्टेबल स्टार, ठीक है, इक्विलिब्रियम में जो स्टार हो उसकी हम बात करेंगे। और लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि क्विक सा मैं आपको स्टेलर एवोल्यूशन पे बहुत ही क्विक सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि हमें पता चले कि कौन सी फेज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कौन सी फेज़ है जिस पे हम कहते हैं अच्छा ये स्टेबल स्टार है और इसकी हम इक्वेशंस अब लिखना शुरू कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी, इसमें इसके ये स्टार के फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, और फिर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्स के लाइफ साइकिल बताए थे। सो ये ऊपर वाला जो है ये स्मॉलर स्टार जो सूरज के टाइप का स्टार है उसका है, नीचे वाला जो है बड़ा स्टार जो कि सूरज से बहुत बड़ा 10 to the power 25 10 to the power 8 सॉरी 8 टाइम्स द मास ऑफ द सन, कम से कम उसका ज़्यादा होना चाहिए उससे। इस केस में, दोनों केसेस में ये एक फेज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेन सीक्वेंस वाला फेज़ है ये। और ये ज़्यादातर स्टार्स जो हैं अपना बिलियंस ऑफ ईयर्स का जो उनका लाइफ टाइम होता है वो इस फेज़ में गुजारते हैं, ठीक है। बाद की फेजेस में छोटे वाला स्टार रेड जाइंट बन जाता है, प्लानिटरी नेबुला बनेगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा एंड में। जो ये बड़े स्टार्स हैं ये फिर रेड सुपर जाइंट बन के सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं, जिसके नतीजे में या न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन अभी हम फिलहाल ये बाद की स्टेजेस में नहीं इंटरेस्टेड, और हम शुरू की स्टेजेस में भी नहीं इंटरेस्टेड, हम ये इस स्टेज में इंटरेस्टेड है। और ये डायग्राम थोड़ी सी मिसलीडिंग इस सेंस में है कि इसमें हर फेज़ का एक एक पॉइंट है अलहदा से दिया हुआ है, लेकिन अगर हम टाइम वाइज इसको देखें तो ये आपका बिलियंस ऑफ ईयर्स एक्चुअली यहाँ पे स्पेंड हो रहा है। इससे पीछे बिल्कुल छोटा सा एक टाइम है जिसमें स्टार बन रहा है, और फिर एंड फेज जो है वो भी रिलेटिवली छोटी है। सो इसको हम कहते हैं मेन सीक्वेंस। और इसमें स्टार्स के लिए वर्ड कई किताबों में यूज़ होता है स्टैटिक। स्टैटिक का ये नहीं मतलब कि मूवमेंट नहीं हो रही, स्टैटिक का ये मतलब है कि एक्सपैंड नहीं कर रहा या सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड नहीं कर रहा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जी, जो लास्ट स्टेज है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, इसके बाद भी कुछ होता um, जैसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जिस तरह बिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे रह रहा है, इसी तरह बिलियंस ऑफ ईयर्स
रह सकते हैं, ये रह सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की अपनी एवोल्यूशन होती है जिसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा जानती हूँ। ब्लैक होल्स में भी आई थिंक एवोल्यूशन होती है, लेकिन उसके बारे में मैं ऑनेस्टली कम जानती हूँ। ज़रा पढ़ के आपको थोड़ा ज़्यादा बता सकती हूँ। ब्लैक होल जो है, वैसे भी ब्लैक होल के अंदर तो पता ही नहीं किसी को कि क्या हो रहा है, तो वो उस लिहाज से उतना कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको स्टडी भी नहीं किया जाता। जनरल रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में उसको ज़्यादा स्टडी किया जाता है। न्यूट्रॉन स्टार की भी फेजेस होती हैं, स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि यूजुअली बहुत फास्ट रोटेशन होती है इनकी न्यूट्रॉन स्टार्स की, तो लेकिन हाँ, सो वो एक अलहदा फेजेस हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स हाँ बहुत अरसा, वाइट ड्वार्फ्स भी बहुत अरसा रहते हैं एक्चुअली। हाँ, तो उस लिहाज से आप मतलब मुझे नहीं पता वाइट ड्वार्फ के बिल्कुल एंड वाली फेज उसका क्या होती है। यू नो यूजुअली वाइट ड्वार्फ का यही है कि वाइट ड्वार्फ हाँ रेडिएट कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता है, विद टाइम कूल डाउन होगा। लेकिन इसके अंदर फ्यूजन वगैरह नहीं हो रही, ठीक है। ये वाले जो फेजेस हैं ना, ये यहाँ पे फ्यूजन हो रही है, और टू बी वेरी एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पे फ्यूजन हो रही है, कोर के अंदर हाइड्रोजन टू हीलियम फ्यूजन हो रही है। लेकिन ये जब मैं HR डायग्राम थोड़ा सा अगले एक आध लेक्चर में ही मेरा इरादा है उसमें कराऊंगी, तो ये ठीक है। तो सो आई एग्री कि मुझे आइडियली ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये बहुत शॉर्ट टाइम है, ये भी बहुत लंबा टाइम हो सकता है। तो आपका यही सवाल था ना, ठीक है, ठीक। सो मैंने कहा स्टार्ट यहाँ से किया है हमने, ठीक है। और थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया था स्टेलर एवोल्यूशन का, और फिर अब हम स्टेलर स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, और एक दफ़ा हम इसको थोड़ा समझ लें कि इस स्टेबल फेज़ में क्या होता है, तो हम फिर इससे पहले की फ़ेज़ और इसकी बाद की फ़ेज़ के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम की फ़ेज़ है ये डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है फॉर वॉट एवर रीज़न, तो फिर क्या होता है स्टार में, या इस तक पहुंचने में क्या होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे पहले इसमें। और आइडिया यही है कि बीच बीच में बैक एंड फोर्थ इन सब तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं इनमें होगा। सो कई दफ़ा ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी हम समझ रहे हैं या जो जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशनल लेवल पे हमें कैसे इसको देखते हैं, ठीक है। या कोई ग्राफ दिखाऊंगी उसमें ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटीज़ होंगी जिसका डायरेक्ट ताल्लुक उन थ्योरेटिकल क्वांटिटीज़ से क्या है, वो फिर डिस्कस करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल क्वांटिटीज़ जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, और स्टेलर एवोल्यूशन भी जो है उसके साथ भी कुछ बैक एंड फोर्थ होगा, क्योंकि आइडिया मेरा यही है कि जैसे एक आधी इक्वेशन हम स्टेलर स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें तो फिर थोड़ा सा देखें, क्योंकि उसकी एक पिक्चर जहन में आ जाती है कि अच्छा ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे हमने पहले पढ़ा था हमें क्या बताता है, तो अच्छा अगर ये इस तक पहुंचने में हम कैसे पहुंचे हैं, तो वहाँ से फिर हम एवोल्यूशन के बारे में बातचीत शुरू कर सकते हैं। और HR डायग्राम ऑब्वियसली मैं कराना चाहती हूँ। तो दूसरा मैंने आपको कहा था कि सॉफ्टवेयर भी है यहाँ पे मीज़ा, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू द लेक्चर्स है। आइडिया इसका यही है कि ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके थ्रू आए। तो ओरिजिनल प्लान मेरा यही था कि आप लोग यानी कुछ डेरिवेशंस मैं यहाँ पे करूँ और आप लोग खुद कुछ इसमें से डिस्कवर करें, और फिर बाद में हम उसको डिराइव भी करके देख लें, उससे मिलती जुलती चीज़ें डिराइव करें, सिंप्लीफाइड कुछ चीज़ें हैं। सो लास्ट टाइम बीच में मैंने बल्कि एक एक्सरसाइज भी करवाई थी यहाँ पे। करवाई क्या थी, वो खुद की थी क्योंकि लोगों के पास नहीं था सॉफ्टवेयर, बट उस एक्सरसाइज का मकसद जो है वो फ़िलहाल यही था कि सॉफ्टवेयर डिस्कवर किया जाए, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर डिस्कवर करेंगे और आपको सारी चीज़ बेसिक सेटअप उसका समझ आ जाएगा, और ये समझ आ जाएगा उसमें से हम इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद कोई चीज़ असाइन की जा सकती है कि अच्छा ये एक्सरसाइज करके देखें, इतने सोलर मास का स्टार उसको इवॉल्व करा के देखें, ये मेन सीक्वेंस तक पहुँचता है तो क्या होता है, मेन सीक्वेंस के बाद जाता है तो क्या होता है। तो अब ये है कि कई लोगों को इश्यूज़ हुए हैं इंस्टॉलेशन के साथ, ऑनलाइन लेक्चर्स फॉलो करने
के और मुख्तलिफ है, तो मैं अब इसका यूज़ अब डिसाइड करूँगी कि कितना डेप्थ में इसको यूज़ करना है या कितना नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मसले हो रहे हैं तो फिर देखते हैं। मेरा अपना ये ख़्याल है कि ये अच्छा अप्रोच है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में बंदा ज़्यादा सीखता है, बट लेट्स सी, ठीक है, ये इवॉल्व करेगी ये चीज़ विद टाइम। ख़ुद भी हम कभी कोई चीज़ ट्राई करते हैं, वो उतनी कामयाब नहीं होती, फिर आप उसको बदल लेते हैं, तो ठीक है, नया तजर्बा है, ये पूरा कोर्स ही तजर्बा है देखा जाए तो। सो आइडिया ये अभी फ़िलहाल मेरे जहन में ये है कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज की होंगी वो खुद एक्सरसाइज करके देख सकेंगे, और वरना मैं कुछ ग्राफ्स बीच बीच में दिखाती रहूँगी। सो लेट्स सी। ये मैं बता दूं कि ये एक डिस्कॉर्ड का सर्वर सेटअप किया हुआ है, इसके लिए आप सन्नान को कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे, वो आपको लिंक दे देंगे। लिंक मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये वीडियोस यूट्यूब पे भी जाती हैं, और मेरा ख्याल है स्पैम और वो कई दफ़ा बॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं ऐसी जगह पे, तो वो शेयर करना, वो फिर उसको हैंडल करना और उसको वेट करना, वो बहुत एक मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। सो सिर्फ इस वजह से जो है ये थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका रखा हुआ है इसका कि ईमेल पे आप कांटेक्ट कर लें। अगर आप ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं, बेशक यहाँ पे कर रहा हूँ, बेशक ऑनलाइन कर रहा हूँ, यू वेलकम टू आस्क फॉर द लिंक, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे यही किया कि पिछला एक्सरसाइज का PDF यहाँ पे डाला हुआ है, कुछ एक आध पाइथन कोड्स हैं। सो जिस तरह मैंने कहा पिछली स्लाइड में कि येट टू डिसाइड कि इसको कितना एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़रा कम हुआ तो फिर सर्वर का इस्तेमाल भी ज़रा कम होगा। सो लेट्स सी। अच्छा, अब हम ये सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज़ करने के लिए और रिकनेक्ट करने के लिए था कि ये कहाँ पे थे हम ब्रेक से पहले। अब हम आज के प्लान की तरफ आते हैं, तो और आगे क्या करना है थोड़ा सा वो बताती हूँ। सो आज जो है इक्वेशंस ऑफ स्टेलर स्ट्रक्चर की तरफ वापस आ रहे हैं। हमने पहले क्या किया था, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिराइव की थी, उसकी क्विक रिविजन दूंगी मैं आज। और ये जो अगला स्टेप है ये नहीं हमने किया था, एक सिंपल लेकिन अनरियलिस्टिक केस की हम को यूज़ करेंगे। अनरियलिस्टिक क्या होगा, कांस्टेंट डेंसिटी का, ठीक है। स्टार की कांस्टेंट डेंसिटी नहीं होती, लेकिन कांस्टेंट डेंसिटी की इक्वेशन सॉल्व करना ज़ाहिर है ज़्यादा आसान होती है। और डेरिवेशन ऑफ 2 अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेलर स्ट्रक्चर, ये वाली थोड़ी ज़रा लंबी डेरिवेशन थी, ये सिंपल सी हैं एक्चुअली, ताकि ये हमारे पास इक्वेशंस हों। और फिर आगे जो है थोड़ा सा अभी फ़िलहाल हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे फोकस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है आज हो, ये मेरा ख्याल है अगली दफ़ा पे जाएगी प्रॉबेबली चीज़। इसका थोड़ा सा मेंटल पिक्चर आए हमारे पास कि अच्छा क्या हो रहा है। और स्टेलर एवोल्यूशन और शायद HR डायग्राम शायद नेक्स्ट टाइम करा लूँ, शायद उससे अगली दफ़ा कराऊँ, ठीक है। क्योंकि बीच में ये कैलकुलेशंस और कुछ डेरिवेशंस, काइनेटिक थ्योरी वगैरह इस पे बेस्ड भी हो सकती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगी, बट चूँकि हमने प्रीरेक रखा हुआ है कि आपको बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स आती हो, कैलकुलस आता हो, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस आता हो, थर्मोडायनामिक्स की मैंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई या काइनेटिक थ्योरी की नहीं रखी हुई, तो थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करेंगे, बट उसको स्टार्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या हो रहा है। सो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था, हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक्सप्रेशन लिखा था इज इक्वल टू G, एक M दूसरा M ओवर R², यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आपको दे रहा होता है। और ये किस केस में है, ये इस लार्ज M की वजह से ये वाला स्मॉल m जो है जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो ये होता है, ठीक है। अगर स्मॉल m के लिए आप लिखना चाहें, स्मॉल m की वजह से कैपिटल M कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपको साइन बदलना पड़ेगा, R ऑपोजिट हो जाएगा आपका। ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देखा था कि क्या होता है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड की पिक्चर यही है कि ये स्मॉल मास हम हटा देते हैं, इसको एक टेस्ट मास से रिप्लेस कर देते हैं यूजुअली, और आप कहते हैं यहाँ पे इस लार्ज M कैपिटल M की वजह से फोर्स पर यूनिट मास कितना है। फोर्स पर यूनिट मास जो है वो उसका ये एक्सप्रेशन बनता है,
ठीक है। और मैंने इसका एक्सरसाइज वो वाला भी कराया था कि जो इसको यूज़ करके हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, वो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने शेल थ्योरम करवाया। इस तरह से था कि उसकी डेरिवेशन नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था अच्छा ये है लंबी, बट ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक्स में आपको मिल जाती है, उस पर डिस्कशन भी मिल जाती है। इसको डिस्कस किया था। सो शेल थ्योरम का अच्छा हाँ, तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है। सो इसमें जो आपका ये कैपिटल एम है ये भी एक पॉइंट के ऊपर मास है, उसके उस तरह से ट्रीट हो रहा है, और ये जो स्मॉल एम है ये भी उसी तरह से हो रहा है। लेकिन प्लैनेट्स की और स्टार्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंडेड मासेस होंगे, ठीक है। हर मास अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो उस पर वो फोर्स फ़र्क तरीके से उसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पे कोई चीज़। तो एक्सटेंडेड जो सोर्सेज हैं या एक्सटेंडेड मासेस हैं उनके केस में क्या होता है, ये भी निकाला डिराइव उसी से किया जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही डिराइव किया जाता है। और ये आपको ये शेल थ्योरम का मैं सिर्फ वो रेलेवेंट पार्ट बता रही हूँ, पहले मैंने वो शेल वाला पार्ट भी बताया था, लेकिन अब मैं सिर्फ स्फेयर वाला, सॉलिड स्फेयर ऑफ डेंसिटी रो आर का मतलब है डेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। सो सेंटर में उसकी डेंसिटी कुछ और होगी, जो हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे डेंसिटी कुछ और होगी। और हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात की थी। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक रेडियस पे हैं तो वो एक ही जैसा होगा, ठीक है। रेडियस चेंज होता जाएगा तो बदलता जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस रेडियस में आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बात करें तो थीटा और फाई पे इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। शेल थ्योरम आपको क्या कहता है? शेल थ्योरम आपको कहता है कि एक स्फेरिकली सिमेट्रिक मास will exert a force on a body outside it as if the entire mass was concentrated at the center. So इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक स्फेरिकली सिमेट्रिक मास है, उसके बाहर एक और मास है, सो वो मास इस पूरे स्फेरिकली सिमेट्रिक मास की वजह से ऐसे ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जैसे कि ये सारा मास एक पॉइंट मास होता जो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता, ठीक है। ये क्लियर हो रही है सबको बात, ठीक है। तो इक्विवेलेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप उससे बाहर हैं तो हमें कोई मसला ही नहीं है, हम उसको वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे एक पॉइंट मास था। ये पिछले पेज वाली जो पिक्चर है ये सही रहती है उसके लिए, ठीक है। सो इसी वजह से हम अर्थ की सरफेस पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे अर्थ का सारा मास अर्थ के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, बिल्ली आ गई कोई बात नहीं, वो भी फिजिक्स पढ़ेगी, स्टूडेंट्स का मैं चलो उसको कोई बात नहीं, बेचारी को करने देना, कोई बात नहीं। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है मास के अंदर, स्फेरिकली मास के सिमेट्रिक मास के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका शेल थ्योरम का दूसरा पार्ट है वो आपको ये बताता है कि द फोर्स इनसाइड इट एट सम रेडियल पोजीशन विल डिपेंड ऑन कैपिटल एम ऑफ आर, दैट इज द मास इनसाइड रेडियस आर। सो इसको भी बहुत डिटेल में इस पर बात की थी, बट आइडिया इसका यही है कि अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा ख्याल है ड्रॉ करके भी बता सकती हूँ कि ये आपका वो है स्फेरिकली एक्सटेंडेड एक आपका मास है, ठीक है। बाहर का तो हमने कहा था कि अगर बाहर कोई मास है तो वो तो ऐसे ही ये इसको फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जैसा कि ये सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। यहाँ पे अगर ये कोई सेकंड मास जो है यहाँ पे मौजूद है तो ये शेल थ्योरम का सेकंड पार्ट आपको कहता है कि वो ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये अब किसी रेडियस आर पे है ना, स्मॉल आर, ठीक है। ये ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जैसे कि जितना मास इसके अंदर है, बाहर नहीं, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, अंदर वाला सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। सो ये कैपिटल एम ऑफ आर जो है
ये इस इंटरनल मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये होता, ये वाला मास यहाँ पे होता, तो फिर ये वाला मास मैटर करता और वो ऐसे ही एक्ट करता इसके ऊपर जैसे कि सारा मास, ये रेड वाला मास जो है सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। सो इसको अगर इस पर कोई सवाल नहीं है तो इसको मैं सिर्फ इसके बारे में ये कह सकती हूँ कि मैंने इसको शो नहीं किया था ऑन्स अगेन कि इसकी डेरिवेशन लंबी है, लेकिन अगर किसी को कोई शक है तो जाके किताबों में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी है डेरिवेशन है, और ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टार को स्टडी कर रहे हैं, स्टार जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो उसमें ये बहुत रेलेवेंट है। सो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, एक तो ये है कि ये कैपिटल M ऑफ R का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो कैपिटल M ऑफ R क्या है? मास इनसाइड R, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे ये रेडियस के केस में ये रेड वाला था या ब्लू वाला, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा 0 to R हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। किस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं? 4 pi r स्क्वायर। 4 pi r स्क्वायर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, ठीक है। सो ये हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी r पे ये एरिया होगा या ये एरिया होगा, किसी फ़र्क r पे, या ये एरिया होगा। इस पूरे स्फेयर का जितना एरिया होगा वो 4 pi r स्क्वायर होगा। उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं dr से। dr क्या है? r के अंदर थोड़ा सा चेंज, रेडियस में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया? सरफेस एरिया है और थोड़ी सी थिकनेस ऐड कर दी, तो ये डायमेंशनली क्या चीज़ हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी थिकनेस और उसका सरफेस, तो ये एक छोटे से शेल का, अब मैं तीसरा कलर यूज़ करना पड़ेगा, एक कोई शेल होगा यहाँ पे, उप्स, इस थोड़ी सी थिकनेस का शेल है, ये जो है उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो 4 pi r स्क्वायर dr जो है ये वॉल्यूम है, और रो ऑफ r क्या है? ये डेंसिटी है एट r। तो जब हम डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ दिस शेल आ जाएगा, ठीक है। एक जो ग्रीन सा एक शेल है, और जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to r तो सारे शेल्स के मासेस ऐड होते जाएंगे 0 से लेकर r तक। तो आपके पास ये पूरा जो मास इंटरनल टू r है, जो भी r की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो एक तो ये चीज़, ये एक्सप्रेशन बार बार यूज़ होगा, ठीक है। और दूसरा जो है, ये इसी जो चीज़ है, इसके हमने जो रिजल्ट्स दिखाए थे मैंने आपको, ये हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है? 0 से लेकर r कोई रेडियस यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। r स्फेयर जो है वो आपकी, हमारे केस में स्टार है, उसका रेडियस r स्फेयर है, ठीक है। सो स्फेयर के बाहर जब आप जाते हैं तो ये वाला केस है। कोई भी स्मॉल मास m जो है वो वैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जैसे कि इस पूरे स्फेयर का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो एट द सेंटर, ठीक है। सो ये वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें सिर्फ m स्फेयर यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, चेंज कर दिया इसको। और ये वाला जो केस है, ये वही टाइप का एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे m पूरे स्फेयर के बजाय सिर्फ मास इंटरनल टू r जो है वो वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई हुई है, ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई हुई है क्योंकि इसकी क्या फॉर्म होगी, m ऑफ r की फॉर्म पर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट रेडियस के केस में स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। कांस्टेंट रेडियस की कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, ये रो ऑफ r बाहर निकल आएगा, कैलकुलेट करके देख लें, ये प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। सो शेल थ्योरम हमने देखा था, और फिर ये सारी चीज़ें जो हमने पीछे देखी हैं, शेल थ्योरम स्पेशली यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेशन की थी
अब हम स्टार पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को डिराइव कर रहे थे। हमने क्या किया था, ये आपका पूरा स्टार है, उसका कोई रेडियस है आर, कैपिटल आर, ठीक है। और आप उसके अंदर एक कोई एक रेडियस लेते हैं, कोई स्मॉल आर, उसकी थोड़ी सी कोई थिकनेस लेते हैं डी आर, जो कि यहाँ पे भी दिखाई हुई है। और फिर वहाँ पे आप एक छोटा सा सिलेंडर कंसिडर करते हैं जिसका एरिया डी ए होगा, ठीक है। तो ये उस सिलेंडर को बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स टोटल कितनी है, ठीक है। सो जब डिस्कशन हुई थी लेक्चर में तो हमने क्या कहा था, इसके ऊपर एक तो शेल थ्योरम आपको बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उन सब शेल्स की वजह से या उस सारे मास की वजह से जो इंटरनल टू दिस रेडियस होगा, ठीक है। सो वो तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, अगर तो सिर्फ यही फोर्स हो तो फिर तो स्टार को तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होते जाना चाहिए और कोलैप्स कर जाना चाहिए कोई अगर। बट स्टार्स हमारे कोलैप्स नहीं करते, स्टार्स तो एक स्टेबल एंटिटी है, ठीक है। बिलियंस ऑफ ईयर्स इनके लाइफ टाइम्स होते हैं। तो इसका मतलब है कोई फोर्स है जो काउंटर कर रही है इसको, ठीक है। उस फोर्स की नेचर के बारे में मैंने आपको नहीं कहा था, बट मैंने कहा था हम इसको प्रेशर के तौर पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो प्रेशर जो है और आगे अब एक दो लेक्चर्स में इस प्रेशर की नेचर, वो काइनेटिक थ्योरी वगैरह उसकी थ्रू आऊँगी मैं उसके ऊपर आके। बट प्रेशर क्या होगा, इस छोटे से सिलेंडर पे हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ प्रेशर ऊपर की तरफ से आ रहा होगा, ऊपर की लेयर्स इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, क्योंकि ये तो ग्रेविटी नहीं है ना, ये तो इंटरनल सिर्फ नहीं इस पे मैटर करता, ऊपर का प्रेशर भी करता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम यहाँ पे खड़े हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे एग्जर्ट हो रहा है, और अगर हम पहाड़ के ऊपर जाके खड़े हो जाएं या हवा में किसी तरीके से मुअल्लक हो जाएं तो नीचे का प्रेशर भी हम पे एक्ट करेगा और ऊपर का भी प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस सिलेंडर पे भी ऊपर का प्रेशर भी एक्ट करेगा और नीचे का प्रेशर भी एक्ट करेगा। टोटल आपके इस सिलेंडर के ऊपर सम ऑफ दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, एक प्रेशर वाली फोर्स और एक ग्रेविटी वाली फोर्स। जब आपका इक्विलिब्रियम होगा, यानी ना आपकी लेयर्स एक्सपैंड कर रही होंगी ना आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब आपकी मूवमेंट ही नहीं होगी किसी चीज़ की, तो इसका मतलब है ये नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। सो हमने इस नेट फोर्स को, हमने वो पिछले पूरे एक्सप्रेशंस लेके शेल थ्योरम वाले और प्रेशर का जो एक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वाला एक्सप्रेशन है, वो यूज़ करके हमने ये एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। इसमें टोटल फोर्स को हमने ज़ीरो कर दिया था, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन जो है ये इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर ऊपर नीचे हो जाए, ये अगली स्लाइड पे मेरा ख्याल है मैंने लिखा हुआ है शायद, हाँ ये लिखा हुआ है, अभी बता देती हूँ, ठीक है। फिर वापस जाती हूँ जो उसको कंप्लीट करने के लिए। सो प्रेशर एंड ग्रेविटी बैलेंस ईच अदर एग्जैक्टली, ठीक है। और मैंने आपको उस लेक्चर में भी यही एग्जांपल दी थी कि इसको प्रेशर और ग्रेविटी को भी अगर भूल जाएं, ये अगर मैं अपने हाथ पे कोई फोर्स लगा रही हूँ तो ये तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं जाता तो इसका मतलब है मैं दूसरी तरफ से इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। और अगर ये इक्वल फोर्स जो मैं एक्सर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ये ज़्यादा हो जाए तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस यही है ना, ये ज़्यादा होगा ये इधर चला जाएगा, ये ज़्यादा होगा इधर चला जाएगा। स्टैटिक है तो इसका मतलब है दोनों फोर्स तरफ से फोर्स एग्जैक्टली बराबर है। तो स्टार में भी यही होगा, अगर तो ग्रेविटेशनल प्रेशर अंदर की तरफ है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन या कोलैप्स, ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ जाता है जो उसको बैलेंस आउट कर रहा है प्रेशर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है if the equilibrium is disturbed, if pressure dominates, expansion है। और शायद मैंने नहीं लिखा या पता नहीं कहाँ गया। तो प्रेशर डोमिनेट्स तो एक्सपेंशन है, और अगर ग्रेविटी डोमिनेट्स, अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा, लिखा है मैंने यहाँ पे,
नहीं, मेरी अपनी स्लाइड भी जो है ना आधी कटी हुई है, तो कोई मसला है। चले, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी है कोई मसला। ग्रेविटी डोमिनेट्स, पर मेरा ख्याल है स्लाइड्स में भी कोई इशू है हल्का, नहीं इसमें नहीं है, कुछ और है इशू। चले कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ा सा ही कट रहा है। सो ये है, सो ये जो दो टर्म्स हैं इक्वल, इनमें से ये वाला जो टर्म है dp/dr, ये प्रेशर का टर्म है। और ये क्या आपको कह रहे हैं, प्रेशर वेरी कैसा करता है रेडियस के साथ, ठीक है ना, डेरिवेटिव का यही मतलब है ना, प्रेशर वेरी कैसे करता है रेडियस के साथ। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा रेडियस के साथ तो ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और डेरिवेटिव का यही मतलब है, ठीक है। और उसका बेसिकली डेरिवेटिव का यही मतलब होता है ना, चेंज इन p और चेंज इन r हम देख रहे हैं उनका रेशो ले रहे हैं। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है इसके इंक्रीज से ये भी इंक्रीज कर रहा है, या इसके इंक्रीज से ये भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है प्रेशर आउटवर्ड डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, जितना रेडियस बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा। और ये जो दूसरी साइड पे टर्म है जो इसके बराबर है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में हैं, ये ग्रेविटी वाला टर्म है, ठीक है। तो इसमें g मास इनसाइड r आ रहा है, डेंसिटी आ रही है, और r स्क्वायर जो डिस्टेंस वाला उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी वाला r स्क्वायर है। ये हमने डिस्कस किया था, ये सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल, वो भी पॉजिटिव है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, r स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। सो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस साइन है तो ये पूरा नेगेटिव होगा। एज अ रिजल्ट प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा याद है, ये ग्रेडियंट का टर्म है, प्रेशर रेडियस के साथ किस तरह से चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये उसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा बताया हुआ है। ये प्रेशर ग्रेडियंट है, ये ग्रेविटी है, दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम से हम हट गए, इनमें से एक बढ़ जाएगा, और वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ओके, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी, और अगर ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। अच्छा, बिल्कुल एंड में जब हमने ये ख़त्म किया था तो मैंने कुछ कमेंट्स किए थे। एक तो मैंने कहा था कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि ये r पे डिपेंडेंस है, यहाँ पे भी r है, और ये जो आपके पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, मास इनसाइड और रो यानी डेंसिटी, ये सारे r पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो हमें इसको सॉल्व करने के लिए मास इनसाइड का तो एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया है पीछे, लेकिन वो भी आपको याद है, वो भी रो पे डिपेंडेंट है। तो आपको रो का फॉर्म पता होनी चाहिए, रो ऑफ आर जो है मैथमेटिकली फंक्शन किस तरह का है वो आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सो इसके रियलिस्टिक सॉल्यूशंस निकालना थोड़े लंबा काम है, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिंपलेस्ट पॉसिबल केस जिसमें ये फंक्शन ऑफ आर ही नहीं लेते, हम कहते हैं पूरा डेंसिटी कांस्टेंट है, स्टार के हर लेयर में एक ही जितनी डेंसिटी है, सिंपलेस्ट केस। बट उसका फ़ायदा ये है कि सीख जाता है बंदा इसको किस तरह से हैंडल करना है। और एक तो ये कॉमन था, दूसरा मैंने प्रेशर डिक्रीजेस आउटवर्ड्स वाली बात जो मैंने अभी पिछले एक्सप्रेशन के ऊपर डिस्कस करके आपको बता दी है। और ये प्रेशर जो है ये मैंने आपको कहा है कि इसको अगले हफ्तों में, शायद अगला हफ्ता नहीं लेकिन शायद उसके बाद इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा देखेंगे। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस प्रेशर, ठीक है, क्योंकि मैंने ये इस पर नहीं ज़्यादा बात की कि इसका सोर्स क्या है। सो ग्रास की प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक थ्योरी वगैरह ये थोड़ा सा हम देखेंगे, इसकी तरफ जाएंगे।
सो अब हम सेंट्रल प्रेशर और उसकी कैलकुलेशंस जो है वो हम उस पर करते हैं। या अगर इसको ऑफ कर दें, इसको बंद कर दें। ये अच्छा, मेरे जो प्रिंटेड नोट्स हैं ना वो आज मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं नोट्स भी अपने लैपटॉप पे ही देखूंगी बीच बीच में। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज की बात हो गई है। सो अब हम करेंगे पहला जो केस जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं रो जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये अनरियलिस्टिक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इससे निकल सकता है और समझने के लिए अच्छा है। कुछ केसेस में प्रेशर था ना हमारे पास, यहाँ पे पी ऑफ आर भी था, और दूसरी साइड पे आपकी इक्वेशन के रो ऑफ आर था। सो कुछ केसेस जो रिलेटिवली सिंपल केसेस होते हैं उनमें प्रेशर को फंक्शन ऑफ रो के तौर पे लेके सॉल्व किया जाता है। ये सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, आई डोंट नो मैं ये करवाऊँगी कि नहीं करवाऊँगी, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। गिर ना जाऊँ आज इसमें। डेंसिटी कांस्टेंट होना रियलिस्टिक नहीं है। जो अच्छा प्लैनेट के केस में बाय द वे कुछ फिर भी, क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय द वे प्लैनेट के केस में भी अप्लाई करता है। प्लैनेट के केस में फिर भी थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है। जो आपके स्टार्स हैं ना, इनका यूजुअली डेंसिटी प्रोफाइल ऐसा होता है कि जितना आप आउटवर्ड जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है। सो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बाहर में, कंपैरेटिवली ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का भी चेंज आ सकता है। लाइक अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का अपना भी जो है थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा ही है सेंटर में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं आई थिंक कांस्टेंट डेंसिटी से, लेकिन जो स्टार है उसमें नहीं कर सकते आप। और आप इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ भी सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की टर्म्स में, हाँ, या शेल थ्योरम की टर्म में भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए शेल थ्योरम आपको क्या कह रहा है, शेल थ्योरम आपको कह रहा है बाहर जो होगा मास वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो अंदर मास है उसकी वजह से, ठीक है। सो बाहर की लेयर्स एक्चुअली ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि अंदर बहुत सारा आपका मास है। सो टेंडेंसी मास की सेंटर की तरफ जाने की ही होगी, ठीक है। बट ये मैं हैंड वेविंग करके आपको ये वाली बात बता रही हूँ, बहुत कॉन्क्रीट बात नहीं है ये वाली, ठीक है। बट आप इसको समझ सकते हैं कि टेंडेंसी यही होगी कि आपका मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर। और आगे आप फिर ये कह सकते हैं पर वो प्रेशर तो बैलेंस आउट कर रहा है, बट होगा यही कि वो जब स्टार आपका बनता है, और शायद अगले लेक्चर में मैं यही करूँ, स्टेलर रिवोल्यूशन डिटेल में नहीं कराऊंगी बट थोड़ा डेप्थ कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा, जितना अभी कराया उससे तो ज़्यादा, तो उसमें यही होगा कि एक्चुअली आपका इनिशियली कोलैप्स होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मास जमा होगा, सेंटर में जमा होता जाएगा, और फिर एट सम पॉइंट एक तो प्रेशर आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो कंट्रीब्यूट करेगा आउटवर्ड आपके प्रेशर में, ठीक है। और दूसरा ये एट सम पॉइंट फ्यूजन शुरू हो जाएगी, फ्यूजन शुरू हो जाएगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर बाहर की तरफ भी बढ़ेगा, और फिर एट सम पॉइंट वो इक्विलिब्रियम आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए एक्चुअली ज़रूरी है कि सेंटर में इतना प्रेशर ज़्यादा हो कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज करे कि फ्यूजन शुरू हो, ठीक है। अच्छा जी, सो रियलिस्टिक नहीं है ये, बट
अच्छा, अब हम इसको देखते हैं डी पी आर over dr is equal to minus g m r rho of r square। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें m of r हमने लिखा है बराबर है 0 to r 4 pi r square rho of r dr। सो अभी हम जनरली भी देख सकते हैं इसको शुरू में, ये आपकी वो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरह की फॉर्म में ले आएंगे ना, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश है। माइनस जी एम आर रो ऑफ r square d of r, ठीक है। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। सो इंटीग्रेट करने के लिए हम कोई दो पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे रेडियस है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं कि आपका स्टार है, ये तो उसका टोटल रेडियस है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको बिल्कुल जनरल तरीके से, अभी मैं कोई अजम्पशन कुछ भी नहीं कर रही, इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो हम कोई दो रेडियाई के दरमियान इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई भी दो रेडियाई, ठीक है। सो ये हो गया आपका R1 और ये सेकेंड रेडियस हो गया R2। ये मैंने करीब करीब लिया पर मैं इनको दूर भी ले सकती हूँ। सो ये आपका होगा R1 से R2 इंटीग्रल, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एट R1 और प्रेशर एट R2। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितना प्रेशर है और यहाँ पे कितना प्रेशर है, इसके दरमियान हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका जो आएगा रिज़ल्ट, अगेन अभी फ़िलहाल कोई असम्पशन नहीं है, तो इस तरह की फॉर्म आएगी आपके पास, प्रेशर एट R2 माइनस प्रेशर एट R1 इज इक्वल टू ये पूरी चीज़। इसमें से आप चाहें तो माइनस जी बाहर निकाल दें, बाकी सारा कुछ जो है वो हम बाहर नहीं निकाल सकते। एम आर रो आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने रो कांस्टेंट की अजम्पशन भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये तो हम कोई भी केस हम कर रहे हो तो यही होगी हमारी डेरिवेशन। अब हम लगा सकते हैं इसमें रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको रो इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ रो कांस्टेंट के साथ, तो क्या करना होगा मुझे, पहला स्टेप क्या होगा, हाँ रो आर को बाहर निकाल सकते हैं, बट एक और चीज़ भी मुझे करनी चाहिए उससे पहले, या साथ में भी कर सकते हैं वैसे तो। क्या रो को बाहर निकाल दिया और एम ऑफ आर के साथ भी मुझे डील करना है, ठीक है। एम ऑफ आर ये है, ठीक है। सो एम ऑफ आर खुद एक इंटीग्रल है, ठीक है ना। ये वाले जो पूरी चीज़ है आपकी यहाँ पे, ये खुद इंटीग्रल है 0 to r और 4 पाई, ये जो सारा कुछ है, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो m ऑफ r आपका क्या होगा, कांस्टेंट रो के साथ। सो अब रो हम बाहर निकाल सकते हैं और मैं इसको हाँ 4 पाई भी बाहर निकाल सकते हैं, 4 पाई भी बाहर निकाल सकते हैं। 4 पाई रो
0 to r. So r square dr. ठीक है. तो ये बाय द वे मुझे यहाँ पे असूलन प्राइम्स लगाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला r जो है ये वही r है जो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव अंदर का ले रहे हैं, ठीक है ना. यहाँ पे हम दो ये वाला केस कंसिडर कर रहे हैं पूरा अंदर का. तो ये r, इसको हमें डमी वेरिएबल कोई फ़र्क कंसिडर करना चाहिए, ठीक है. तो ये बट ये r जो है जो इंटीग्रल में आ रहा है ये ठीक है, ये वही वाला r है. तो इसका क्या जवाब होगा? 4 पाई रो r क्यूब बाई 3, जो कि असल में कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4 पाई r क्यूब डिवाइड 4 बाई 3 पाई r क्यूब जो है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी आ गया, ठीक है. और ये इस वजह से हम लिख सकें क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट थी. अगर डेंसिटी कांस्टेंट ना होती फिर हम ये रो को बाहर ना निकाल सकते. तो ये यहाँ पे आ गया और अब हम उसको यहाँ ला के लिख सकते हैं. सो P of R2 minus P of R1 is equal to minus G R1 to R2. M of R की जगह अब ये डाल दें, 4 पाई रो R क्यूब ओवर 3. अच्छा, वहाँ से हमारे पास एक 1 ओवर r स्क्वायर आ रहा है और वहाँ से हमारे पास एक रो भी आ रहा है और अब d आ रहा है, ठीक है. टर्म्स क्लियर है? अच्छा, सो अब हमने इसको सॉल्व करना है. सो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके बाहर ले आए या फिर हम कुछ अजम्पशंस करें. हाँ, इसको ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बाहर, जनरल केस पे ही सॉल्व करते हैं. सो ये कोई मुश्किल काम नहीं है ये वाला, ठीक है ना. माइनस जी 4 पाई रो स्क्वायर ओवर 3. ये सारा कुछ बाहर आ सकता है. अंदर क्या बच गया? R1 R2, यहाँ r क्यूब था, यहाँ r स्क्वायर था, r बच गया पीछे, r dr, और आपका फुल होगा इंटीग्रल माइनस g 4 पाई रो स्क्वायर ओवर 3, और ये आपका टर्म आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2, और ये होगा बिटवीन R1 एंड R2. बेचारा माइक जो है ना, सो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ. ये बराबर है माइनस 4 बाई 3 पाई जी रह गया रो स्क्वायर 1 ओवर R2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर R1 स्क्वायर. सही है? या उल्टा किया मैंने, क्या हुआ? आर स्क्वायर है ना. हाँ, आर स्क्वायर में हमारे उलट, हाँ नीचे लिख दिया. क्यों किया मैंने ये? आर स्क्वायर है ना. R2 स्क्वायर माइनस R1. R2 स्क्वायर, शुक्र है और लोग भी देख रहे हैं.
over 2। ठीक है अब? अच्छा, ओके, सो ये अगर कांस्टेंट हो हमारा डेंसिटी तो हम प्रेशर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स पे। कोई एक रेडियस 1 होगा और एक रेडियस 2 होगा, उनके दरमियान प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, वो इसके बराबर होगा अगर हम दो रेडियाई ले रहे हैं और हम डेंसिटी को कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, इससे अक्सर बुक्स में इस जो भी हमने किया है अक्सर बुक्स में एक एक्सरसाइज कराई जाती है और वो ये है कि हम सन का सेंट्रल प्रेशर कैलकुलेट करके देखते हैं। इससे सूरज का हमारे उसके सेंटर में क्या प्रेशर है। सो हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे सूरज के कितना प्रेशर है, ये वाला हमारे पास एस्टिमेट इस बहुत सिंपल हाइपोथेसिस के कांस्टेंट है हमारा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सो लॉजिकल पॉइंट हमें कुछ लेने पड़ेंगे, R2 और R1 की कोई वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, R1 को ले लेते हैं 0 के बराबर। इसका मतलब है सेंटर ऑफ द सन ले रहे हैं हम। सन और R2 को हम ले लेते हैं कैपिटल R के मुताबिक के बराबर। इसका क्या मतलब है, सरफेस ऑफ द सन अब हम ले रहे हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में सन कैपिटलाइज करते हैं, बाय द वे सन प्रॉपर नाउन हो जाता है। इंग्लिश में हम एस को स्मॉल लिखते हैं ना सन को, एस्ट्रोफिजिक्स में सन मून, हमारा जो मून है उसको कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, सो R1 R2 तो हमारे डिसाइड हो गए। तो प्रेशर को हम क्या लेंगे, प्रेशर एट R1 जो कि प्रेशर एट 0 हो जाएगा, ये तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये हमारा अननोन है। और प्रेशर एट R2 जो कि प्रेशर एट द सरफेस है, क्या लेना चाहिए इंट्यूटिवली, क्या ख्याल है, प्रेशर एट द सरफेस क्या लेना चाहिए? ठीक है ना, यहाँ तक गैस है आपके पास, उसके बाद गैस नहीं है, प्रेशर ख़त्म। ठीक है, जो कि वो भी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अगर आपको याद हो मेरे लेक्चर्स, तो सरफेस ऑफ द सन हम ये जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये हम अगर आपको याद हो फोटोस्फेयर जो इसकी लेयर होती है सूरज की, वहाँ तक कर रहे हैं रफली। उसके बाद भी दो लेयर्स होती हैं आपकी, कोरोना और क्रोमोस्फेयर, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो प्रैक्टिकली हम ले सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली एग्जैक्टली 0 नहीं होता। ठीक है, बट सिंपल कैलकुलेशंस के लिए जितना बड़ी हमने वो रो इज इक्वल टू 0 लिया, उससे फिर भी ज़्यादा सिंपल है ये, उससे फिर भी ज़्यादा रियलिस्टिक है ये। सो ये क्या होगा, 0 होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ डालते हैं ये, तो 0 माइनस पी ऑफ 0, सेंट्रल वाला आपका, ये आपका सेंट्रल प्रेशर ये एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है, और ये बराबर होगा -4 पाई ओवर 3 जी रो स्क्वायर। अच्छा, R2 माइनस R1 है ना, तो R2 में अब हम यहाँ डालेंगे R स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पे 0। सही है ना? सो मुझे क्यों लग रहा है इसमें कोई मसला है। शक हो रहा है मुझे। चलें अभी मैं नोट्स देखती हूँ अपने, उसमें कोई मसला तो नहीं है। नहीं ठीक है ये।
वहम हो रहा होगा। चलें, अच्छा कुछ वैल्यूज़ देती हूँ सूरज की आपको मैं, यहाँ से मिटा देते हैं। सो जी तो आपको पता है क्या होता है ना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, मास ऑफ द सन है, बाय द वे ये नोटेशन है, ये आगे भी मैं यूज़ करूँगी। सूरज के लिए जो नोटेशन है वो ये वाली यूज़ की जाती है यूजुअली, ठीक है, एक सर्कल और उसके अंदर एक डॉट, ठीक है। सो मास और सबस्क्रिप्ट ये लगा दें उसके साथ, तो इसका मतलब है मास ऑफ द सन, और मास ऑफ द सन है 1.989 इंटू 10⁻30 kg, 1.989 इंटू 10⁻30 kg। और रेडियस चाहिए हमें, रेडियस ऑफ द सन है 6.96 इंटू 10⁸ मीटर, 6.96 इंटू 10⁸ मीटर। सो रेडियस हो गया हमारे पास, और क्या है, जी आ गया, रो नहीं है बट मास है, ठीक है ना। सो रो हम निकाल सकते हैं, मास अगर हमारे पास है और रेडियस हमारे पास है तो हम रो निकाल सकते हैं ना। सो रो कितना होगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सन, जो कि बराबर होगा मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय 4/3 πr³, है ना, 4/3 πr सन क्यूब। ये अब हमने एवरेज कर दिया, ठीक है, कि हमने एज्यूम किया पूरा मास जो सन का है वो इवनली डिवाइडेड है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया अलहदा से, आई थिंक मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी है। सो ये सारी वैल्यूज़ इसमें डाल दें, ठीक है, 10⁸ है, 8, इसको दे के यहाँ पे डाल दें, उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो आपके पास, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दे रही हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, 1.34 इंटू 10⁻14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होगा आपका P ऑफ 0, नेगेटिव साइन हटा के, दोनों साइड से नेगेटिव साइंस काट के, ठीक है। ये आराम से ज़रा बैठ के करने वाली है कैलकुलेशन, वैसे तो हो भी सकती है लेकिन मैं करवा नहीं रही, ठीक है, इसको ट्राई करके ख़ुद देख लीजिएगा। ये वैल्यू आती है प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द सन। इस वैल्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसका प्रेशर है रफली सरफेस ऑफ द अर्थ पे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ये उससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10⁵ मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के मुकाबले में ये कितना, ऑर्डर ऑफ 10 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया ना, बिलियन तो 9 होते हैं ना, तो ये 11 का फ़र्क आ गया, नहीं 9 का फ़र्क है, 9 का फ़र्क है, ठीक है, बिलियन का फ़र्क होगा, बिलियन टाइम्स जो है आपका ज़्यादा है प्रेशर ऑफ द सन, इस सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन के साथ, ठीक है।
जो इसकी वैल्यू असल में आती है आपके एक्सपेरिमेंटल नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल हमारे पास कुछ नहीं है करने को, वो है रफली जो आपके मॉडल्स आपको बताते हैं, वो 2 से लेकर 3 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। ठीक है, तो इससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 16 ठीक है। सो ऑब्वियसली इतना ऑफ रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि ये हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक किया केस, इसको कांस्टेंट ले लिया, बट उतना ऑफ नहीं है जितना, मतलब इससे भी ज़्यादा ऑफ हो सकता था। ठीक है, ओके जल्दी से इक्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन भी कर लेते हैं। सेकेंड एक तो हमने इक्वेशन अभी की है स्टेलर स्ट्रक्चर की, सो अब नया टॉपिक, ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन, और इसकी बहुत ही सिंपल सी, ये डेरिवेशन भी नहीं है एक्चुअली, आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ये है इक्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन, और इसको इक्वेशन ऑफ मास कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। अच्छा, हम वापस इसी पिक्चर पे आ जाते हैं, लेकिन हमने जब डेरिवेशन की थी हमने कहा था, इससे मिलती जुलती पिक्चर एग्जैक्टली ये नहीं, हमने कहा था ये हमारा रेडियस r है और ये जो थिकनेस है हमने कहा था ये dr है। हमने जब हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन की थी, फिर हमने एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे लिया था, हमने कहा था इसका मास dm होगा, ठीक है, स्मॉल m मैंने यूज़ किया था। हम एक्चुअली ये भी कंसिडर कर सकते हैं इस पूरे शेल का मास क्या है। ठीक है, इस शेल का मास वही है जो भी थोड़ी देर पहले जब m ऑफ r मैं बता रही थी आपको ज़बानी, तो इसका शेल का मास हम लिखेंगे dm ऑफ r, ये मास ऑफ शेल होगा, ये उसका सरफेस एरिया, ज़बानी यही कहा था ना मैंने, टाइम्स उसकी थिकनेस, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द शेल आ जाएगा, है ना। और मास में हमें चाहिए होगा डेंसिटी, से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास मास आ जाएगा। सही है, तो इसी को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, और वो इसको जब हम इस तरह से लिखते हैं dr को इधर ले आए, 4πr² रो ऑफ r, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन या इक्वेशन ऑफ मास कॉन्टिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, सो इसमें कोई बहुत उस तरह से नहीं है, ये बेसिकली आपकी मास की डिस्ट्रीब्यूशन को बता रही है। ठीक है, आपके शेल्स में मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके शेल में मास रेडियस के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, और वो ऑब्वियसली इंट्यूटिवली भी हमें समझ सकते हैं वो डेंसिटी कैसे वेरी करेगी रेडियस के साथ, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी, और थर्ड जो है वो भी बहुत आसानी से हो सकता है, देखते हैं अगर मैं करवा सकूँ उसको।
थर्ड हमारी इक्वेशन है, इसको कहते हैं एनर्जी इक्वेशन। पर इसको एनर्जी इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। और एक तीसरा नाम भी है लुमिनोसिटी इक्वेशन ऑफ luminosity gradient। ये भी यूज होता है इसके लिए। तो इसको करने के लिए हमें लुमिनोसिटी, मैंने आपको कहा था कुछ टर्मिनोलॉजी साथ के साथ डिफाइन होगी। लुमिनोसिटी को डिफाइन करते हैं कि क्या होता है। ये होता है एनर्जी emitted by a star per unit time। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं यूजुअली एल से। ठीक है, और अगर हम कहेंगे एल इस तरह से आगे सूरज का सिंबल लगा देंगे तो हम कहेंगे लुमिनोसिटी ऑफ द सन की हम बात कर रहे हैं। यूनिट्स क्या होंगे इसके? कैंडला के मेरा नहीं ख्याल यूनिट एनर्जी पर यूनिट टाइम नहीं होते, पर यूनिट टाइम जो जूल्स पर सेकेंड होगा। ठीक है, जूल्स पर सेकेंड या उससे डायमेंशनली इक्विवेलेंट कोई और क्वांटिटी होगी ना, जूल्स पर सेकेंड। ये कहीं और फिजिक्स में भी आपने ये वाली क्वांटिटी देखी होगी। ये पावर के यूनिट्स भी हैं। ठीक है, तो ये पावर के बराबर है, जो पावर हम दूसरे कोर्सेज में यूजुअली पढ़ते हैं। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में हम इसको पावर नहीं कहते, हम इसको लुमिनोसिटी कहेंगे। ठीक है, बट इसके यूनिट्स वही हैं। और ये वॉट्स याद है, डायमेंशनली ये वॉट्स जैसा ही है। ठीक है, सो लुमिनोसिटी ऑफ द सन मैं आपको वॉट्स में बताऊंगी अभी, लेकिन उसके बाद हम ज़्यादा वॉट्स में नहीं यूज़ करेंगे। सो ये है 3.828 into 10 to the power 26 वॉट। ठीक है, सो हमारा जो बल्ब होता है, जो हम कहते थे 100 वॉट का बल्ब है, अब आजकल 100 वॉट के बल्ब नहीं होते। अच्छा, वॉटेज जो है वो ये नहीं होता कि कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, जो बल्ब्स की जो वॉटेज होती है वो होती है वो कितनी यूज़ कर रहा है। तो इस वजह से डिफरेंट ब्राइटनेस के बल्ब आपको डिफरेंट वॉटेज के भी होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके अंदर कोई और यूज़ हुई होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है ना, आपको याद है ना 100 वॉट का बल्ब ज़्यादा ब्राइट होता था और 200 का उससे भी ज़्यादा ब्राइट। हाँ, ब्राइटनेस कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्राइटनेस किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है लफ्ज़ एस्ट्रोफिजिक्स में। इट इज़ एनर्जी, हाँ, लेकिन हाँ एस्ट्रोफिजिक्स में चूँकि वो टर्म किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसलिए हमें यहाँ पे लुमिनोसिटी यूज़ करना चाहिए। बट इंट्यूटिवली हम इसको ब्राइटनेस के तौर पे समझ सकते हैं, क्योंकि यही है ना, मतलब अगर सूरज की ये लुमिनोसिटी है तो उसे यही बता रहा है ना कितना ब्राइट है। ठीक है, स्टार्स में एस्ट्रोफिजिक्स में यूजुअली हम
यूनिट्स वॉट्स के नहीं यूज़ करते, बल्कि हम सोलर लुमिनोसिटी की यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि सीरियस एक स्टार है, तो एल सीरियस की लुमिनोसिटी जो है वो मैं कहूँ कि रफली 25 एल सन है। 20, तो इसका मतलब है 25 टाइम्स इतनी वोटेज है उसकी, ठीक है। लेकिन अगेन ये सिर्फ आज के लिए मैं वोटेज शॉर्टेज के लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आगे मैं नहीं करूँगी। बट इसका मतलब यह है कि हमारे सूरज से 25 गुना ब्राइट है वो, और वो ब्राइट का भी लफ्ज़ अगेन लूजली यूज़ कर रही हूँ मैं सब, ठीक है। और इनफैक्ट एस्ट्रोफिज़िक्स में ज़्यादातर जो हैं आपको ये किलोमीटर मीटर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको एक्चुअली रेडियस। सो सीरियस का मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। सीरियस की का रेडियस है, सीरियस 1.7 रेडियस ऑफ द सन, ठीक है। तो हमारा रेडियस ऑफ द सन, लुमिनोसिटी ऑफ द सन एक तरह से हमारा बेसिक यूनिट है। हम इसको नहीं, इसमें ये नहीं बात करते इसका किलोमीटर्स में कितना है। और इसी तरह हम मास, अगर हम कहें सीरियस का मास कितना है, तो हम कहेंगे 2.06 एम सन है, ठीक है। तो आगे से आइंदा से हम मास ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द सन और लुमिनोसिटी ऑफ द सन के यूनिट्स में बात करेंगे। और ये बाय द वे हमारे मीज़ा जो सॉफ्टवेयर है वो भी यही यूनिट्स यूज़ करता है। इंटरनली कुछ जगहों पे आपको केजी वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन आउटपुट जो आपके पास आता है वो मास ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द सन और लुमिनोसिटी ऑफ द सन में आता है। ओके, एनर्जी इक्वेशन क्विकली करा सकती हूँ सनान, टाइम के क्या हालात हैं? रहने दें, चलिए नेक्स्ट टाइम करा दूँगी।